बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला चैप्टर हमारा कंटिन्यूस है और आज हम जो रिएक्शन मैकेनिज़्म डिस्कस कर रहे हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म उसको फर्दर एलैबोरेट करेंगे। कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 और माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें जो आज के लेक्चर में हम चीज़ें कवर करेंगे जिनके जवाब इस लेक्चर को देखने के बाद आई होप कि आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ डज MOT सपोर्ट द बैक साइड अटैक। सेकेंडली ट्रांजिशन स्टेट और काइनेटिक्स, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस। relative reactivity of alkyl halide and steric hindrance. How does steric hindrance basically affect the rate of reaction. एंड फाइनली हम देखेंगे कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन जिसको हम वार्लन इन्वर्जन भी कहते हैं ऑन द बेसिस कि SN2 रिएक्शन मैकेनिज़्म जो है उसके नतीजे के तौर पे आपके पास जो कन्फिग्रेशन है दैट गेट्स इन्वर्ट और हमें एक ही कन्फिग्रेशनल आइसोमर हासिल होता है। सबसे पहले MOT के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा आपको बताता चलो MOT क्या है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपने देखा होगा कि बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल को एज अ होल ट्रीट करती है और जब मॉलिक्यूल बन जाता है इट स्टेट्स दैट के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दैट सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि आफ्टर द फार्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। और हम ये देख चुके हैं कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होते हैं और कुछ एंटी बॉन्डिंग होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियोफाइल है और दूसरा आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। अब न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन थोड़ा सा अगर आप अपने जहन के अंदर लेके आएँ मिथाइल आयोडाइड का या मिथाइल ब्रोमाइड का हाइड्रोक्सल के साथ, तो हाइड्रोक्सल सपोज एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो उसके पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे होगा, डेफिनेटली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दैट वुड बी द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब उसने अगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग करनी है तो डेफिनेटली वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो उसको उसकी इंट्रैक्शन किसके साथ होगी, कार्बन के लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसके साथ उसकी इंट्रैक्शन होगी। अब मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन दोनों तरफ से हो सकती है, फ्रंट साइड से यानी कि उस साइड से जिस साइड पे लिविंग ग्रुप अटैच है या बैक साइड से जो कि उसकी अपोजिट साइड है। अगर हम बैक साइड अटैक को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखें तो आपको ये पिक्चर से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये आपका कार्बन और ब्रोमो का जो बॉन्ड बना हुआ है दैट इज़ इनका फील्ड सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ज़ाहिर बात है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो ज़ाहिर बात है उसका सिग्मा स्टार होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि वेकेंट होगा उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव चार्ज की सूरत में भी हो सकता है और ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ एनाइन भी हो सकता है। अगर बैक साइड अटैक हो, मतलब ये ब्रोमो है ये कार्बन है और ये ब्रोमो की अपोजिट साइड से अटैक करता है तो आपके पास ये कार्बन का एम्प्टी आपके पास सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये न्यूक्लियोफाइल का हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसका होमो इसके लोमो के साथ इंटरेक्ट करेगा और वो जो बॉन्डिंग होगी दैट वुड बी एन इन फेज बॉन्डिंग इंट्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पे सिर्फ एक ही इंट्रैक्शन होगी जिसको हम बॉन्डिंग इंट्रैक्शन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड जब हम फ्रंट साइड अटैक की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास ये एम्प्टी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो ये न्यूक्लियोफाइल इनको अप्रोच करता है फ्रॉम द फ्रंट साइड, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। एक एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो सकती है जो कि आउट ऑफ फेज़ है और दूसरी इन फेज़ बॉन्डिंग इंट्रैक्शन हो सकती है।
सिग्मा स्टार के साथ, क्योंकि ये अटैक जो है ये फ्रंट साइड पे हो रहा है, नॉट फ्रॉम द बैक साइड, जहाँ पे ये सिर्फ कार्बन को अप्रोच करेगा। यहाँ पे ये दोनों एटम्स को अप्रोच कर रहा है, तो आपके पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है, और दोनों के चांसेस चूँकि इक्वल हैं, फॉर दैट रीज़न ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, द न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इज द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बन, बोथ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इंट्रैक्शन अकर एंड टू कैंसिल ईच अदर। ऑन द अदर हैंड फॉर बैक साइड अटैक जो है उसके नतीजे के तौर पे सिर्फ एक ही तरह की इंट्रैक्शन होती है, जो कि बॉन्डिंग इंट्रैक्शन है। सो कॉन्सिक्वेंटली हम इससे क्या चीज़ रिड्यूस कर सकते हैं कि बेस्ट ओवरलैप इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल का कब आप अचीव कर सकते हैं, जब बैक साइड अटैक हो गए, क्योंकि बैक साइड अटैक की सूरत में सिर्फ एक तरह की इंट्रैक्शन हो सकती है, वो इंट्रैक्शन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल and the lowest unoccupied molecular orbital of the sp3 कार्बन एटम, दैट इज सिग्मा स्टार, तो उनके दरमियान होगी, और वही पॉसिबल है। फ्रंट साइड अटैक के अंदर जो है वो दोनों इंट्रैक्शंस पॉसिबल हैं, जो कि जिनके चांसेस एक दूसरे को कैंसिल करने के हैं। सो जाहिर बात है एक रिएक्शन तो स्टडी नहीं किया गया, बहुत सारे रिएक्शन SN2 रिएक्शन स्टडी किए गए हैं, तो जो फाइनली जो चीज़ फैक्ट हमारे पास आता है, दैट इज़ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अप्रोचेज एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन फ्रॉम द बैक साइड अटैक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको फुली सपोर्ट करती है कि बैक साइड अटैक जो है वो ज़्यादा फिजिबल है। अब हम काइनेटिक्स पे आते हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो बैक साइड अटैक करता है, और आपके पास कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में याद होगा हमने ये बात की थी कि एक ही स्टीरियो आइसोमर बनता है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ रिड्यूस की थी कि देयर वुड बी नो इंटरमीडिएट। तो इसकी बेस पे काइनेटिक्स में हमने ये तय किया था कि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में है, यानी कि अगर हम हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे तब भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, अगर हम अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तब भी जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल होगा। तो इसके इस फैक्ट की, इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बेस के ऊपर जो ट्रांजिशन स्टेट है वो यहाँ पे शो की गई है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बैक साइड से कार्बन के ऊपर अटैच करता है, और ये तीनों के तीनों बॉन्ड एक प्लेन में आ जाते हैं, और अब यहाँ पे बेसिकली कार्बन जो है वो पेंटा कोऑर्डिनेट है, यानी कि उसने 3 हाइड्रोजन्स या जो भी ग्रुप यहाँ पे लगे हों उनके साथ बॉन्डिंग की हुई है। ये जो 2 बॉन्ड हैं ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, एक इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है और एक इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग है। इस वजह से हमने इनको डॉटेड शो किया और इनको टोटली जो है वो सॉलिड शो किया हुआ है। सो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर दोनों ही, यानी कि अल्काइल हाइड और न्यूक्लियोफाइल एक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। फॉर दिस रीज़न जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों की कंसंट्रेशन पे। किसी भी, चाहे अल्काइल हाइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें या हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो ज़ाहिरी बात है आपने पढ़े होंगे कि मालिक्यूल जब प्रोडक्ट में जाते हैं तो उनके दरमियान कोलिजन होते हैं, तो कोलिजन जो है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में और प्रॉपर एनर्जी के साथ होगा तो प्रोडक्ट में जाएगा। सो जब हम एक इनमें से किसी एक ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो जो चांसेस ऑफ कोलिजन है वो भी उसी लिहाज से क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी कि सक्सेसफुल कोलिजन के चांसेस उसी लिहाज से इंक्रीज़ कर जाते हैं। लिहाजा आप दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाता है। आप हाइड्रोक्सिल की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। क्यों डबल होगा? क्योंकि कोलिजन्स के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोबेबल हो जाते हैं, ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो जब 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हों तो काइनेटिक्स आपको क्या कहती है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इस वजह से हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 लिखते हैं साथ। 2 का यहाँ पे क्या मतलब है, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि रेट डिटरमिन स्टेप के अंदर जो है वो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। इस 2 का मतलब ये नहीं है कि ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट है या रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल जो है उस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर किसी एक के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर देता है,
चाहे उनमें से आप अल्काइल हैलाइड की कर लें या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की कर लें। आगे हम देखते हैं कि इनकी रिलेटिव रिएक्टिविटी क्या है। ये हम थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था पिछली दफ़ा एक टेबल के ज़रिए कि जैसे जैसे बल्कि ग्रुप या कार्बन के ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते जाते हैं विद मिथाइल ग्रुप, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। तो ये वही चीज़ शो कर रही है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस के मिथाइल हैलाइड जो है नो डाउट प्राइमरी है, लेकिन प्राइमरी एथाइल भी हो सकता है, प्राइमरी एन प्रोपाइल भी हो सकता है। तो मिथाइल हैलाइड चूँकि उसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन आइटम हैं, कार्बन जो इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होना है, तो इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि उसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस उससे कम है और फिर उससे ज़्यादा है। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है और फिर फाइनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लीस्ट रिएक्टिव। याद है हमने टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन रेट देखा था कि इट इज़ टू स्लो टू बी मेजर। तो इसका मतलब एक्सक्लूसिवली जब हम कहते हैं कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमेशा SN2 रिएक्शन देते हैं और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते, तो सेकेंडरी डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर या अदर कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे सारे का सारा रोल स्टीरिक हिंड्रेंस का है। स्टीरिक हिंड्रेंस हमें पता है, आप लोगों ने स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस ये अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसको पढ़ा होगा। तो बेसिकली स्पेस के अंदर जो बल्कि ग्रुप या कोई भी ग्रुप मौजूद हैं, उनकी जो रिपल्शंस होती हैं, उनकी वजह से जो जनरेट होती हैं उसको हम स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं, और इसकी वजह से जो हिंड्रेंस काज होती है उसको स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो स्टीरिक हिंड्रेंस अब यहाँ पे जैसे जैसे हम मिथाइल से प्राइमरी या प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी में जाते हैं, तो आपके पास साइट ऑफ रिएक्शन यानी कि वो कार्बन जिसके ऊपर अप्रोच करना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ने, हाईएस्ट होमो ऑफ न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच करना है, उसके ऊपर जब स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज़ करती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा। और फाइनली अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हिंडर्ड होने की वजह से लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो 3 टर्शियरी के लिए कार्बन के ऊपर क्या होने चाहिए, 3 मिथाइल या 3 अल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो वो मिनिमम मिथाइल हो सकते हैं और उससे बड़ा कोई भी मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है। तो वो न्यूक्लियोफाइल जिसने अपने न्यूक्लियो होमो को इंटरेक्ट करवाना है लूमो ऑफ कार्बन के साथ, तो उसकी अप्रोच को ही वो स्टॉप कर देते हैं, हिंडर्ड कर देते हैं, वो वहाँ पे बॉन्डिंग डिस्टेंस पे अप्रोच ही नहीं कर पाता। ये चीज़ आपको पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्ड बनाने के लिए उनकी ओवरलैप होना ज़रूरी है। ओवरलैप के लिए एक मखसूस डिस्टेंस के ऊपर दोनों जो स्पीशीज़ का आना ज़रूरी है। अगर वो उस डिस्टेंस के ऊपर ही नहीं आ पाती तो उनके दरमियान बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो जो 3 अल्काइल ग्रुप टर्शियरी कार्बन के ऊपर या टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के अंदर होते हैं, दे मेक इट इम्पॉसिबल फॉर न्यूक्लियोफाइल टू कम विद इन बॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द टर्शियरी कार्बन एटम। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आर अनएबल टू अंडरगो SN2 रिएक्शंस। ये प्राइमरी और सेकेंडरी की एनर्जी डायग्राम को डिस्कस किया गया है। यहाँ पे आप देखें जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसके अलॉन्ग हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, और जो वाई उसमें फ्री एनर्जी है। यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट्स हैं। अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे ये मिथाइल ब्रोमाइड है, और ये आप अगर ये दोनों RCH3 कंसीडर कर लें तो आइसोप्रोपाइल होगा, अदरवाइज़ कोई भी हो सकता है। यानी कि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। आपको पता है कि दोनों ही ये SN2 रिएक्शन दे सकते हैं। तो अब इन दोनों की फ्री एनर्जी अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों का कोलाइड करना और ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचने के लिए ये एनर्जी बैरियर कम है, जबकि सेकेंडरी के लिए ये एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली ये रिएक्शन ज़्यादा होगा, ये रिएक्शन क्या होगा, स्लोअर होगा। रीज़न हम आप लोगों को पता है कि इस ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के तक बॉन्डिंग डिस्टेंस पे आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन की बजाय 2 अल्काइल ग्रुप लगा दिए गए हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से इस हाइड्रोक्सल की अप्रोच इस कार्बन के ऊपर कम हो जाएगी। तो
अगर हमने इसको अप्रोच करवाना है तो वी हैव टू स्पेंड मोर एनर्जी। मोर एनर्जी का मतलब दिस एनर्जी बैरियर विल बी हायर। जितना ये एनर्जी बैरियर हायर होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फिर हमने बात की थी कि SN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, यानी कि अगर आप एक आइसोमर लेते हैं, उसकी कन्फिग्रेशन R है अल्काइल हैलाइड, तो उससे हम उसको सब्जेक्ट करते हैं फॉर SN2 रिएक्शन, तो जो प्रोडक्ट है उसकी कन्फिग्रेशन S हो जाएगी, यानी कि रिवर्स हो जाएगी। इसको वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं या इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक बॉल एंड स्टिक मेटल है। अब यहाँ पे ये आप देख लें, सपोज दिस वन इज़ योर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, रेड कलर ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। आप कोई और भी कंसीडर कर सकते हैं, साइनो कर सकते हैं, कोई और कर सकते हैं, बट दिस वन द रेड वन इज़ योर इलेक्ट्रॉन रिच एटम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल के अंदर ये ऑक्सीजन होगी। दिस वन इज़ योर अल्काइल हैलाइड, कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर एटम्स, एंड दिस वन द ऑरेंज वन इज़ लीविंग ग्रुप। ये ट्रांजिशन स्टेट है आपके पास जिसके अंदर ये दोनों, जब ये अप्रोच करता है इस कार्बन को, ये तीनों एटम जो हैं ये एक प्लेन के अंदर आ जाते हैं। पहले आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे जब ट्रांजिशन स्टेट में आ जाती है तो ये तीन जो बॉन्ड हैं ये तीनों सेम प्लेन में हैं। तो यहाँ पे कार्बन जो है ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि ये 5 एटम्स के साथ लिंक्ड है, लेकिन इनमें 2-3 बॉन्ड ट्रू बॉन्ड्स हैं, जबकि 2 बॉन्ड जो हैं ये इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है और ये इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक है। या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी पार्शियल है, ये भी पार्शियल है। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है तो आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये तीनों हाइड्रोजन दोबारा इस स्टेट में आ जाएंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है तो आपके पास अब हाइड्रोजन जो हैं वो बजाय इस तरफ आने के इसकी अपोजिट साइड पे जाएंगे। डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंट्रैक्शन पढ़ी होगी, रिपल्शंस पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर आपके पास पता है कि कार्बन के पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होने के लिए उसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अचीव करना पड़ता है और बॉन्ड एंगल जो है वो 109.5 के ऊपर लेके जाना पड़ता है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपने आप को ओरिएंट करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सो इट इज़ जस्ट एन अम्ब्रेला। जिस तरह बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चले तो आपकी अम्ब्रेला जो है वो उलट के दूसरी तरफ हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, तो इसी तरह यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही होती है। इसको एक एग्जांपल के साथ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन अल्काइल हैलाइड और ये अगर हम इसको प्रायोरिटी असाइन करें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो दिस वन वुड बी एस। अगर ये सेकंड है तो दिस वन वुड बी आर। तो जो भी है आर है या एस है, अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन आर है तो इन दी प्रोडक्ट इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। अब ये जहन में रखिए कि ये एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन की जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम रिलेटिव कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं कि रिलेटिव टू दिस वन रिएक्टेंट से के रेलिवेंट के। अगर ये एस है तो उसकी निस्बत ये आर है, अगर ये आर है तो उसकी निस्बत ये क्या होगा, एस होगा। ये रिलेटिव कन्फिग्रेशन होगी। ये हमने स्टीरियो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आप लोगों ने एमएससी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने तीनों लॉजिक्स जो पहले पढ़ी थी, तीनों चीज़ें, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, ट्रांजिशन स्टेट के अंदर दोनों रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्व होना और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस करते हुए बैक साइड अटैक ही क्यों पॉसिबल है, ये तीनों चीज़ों को हमने जस्टिफाई भी किया, इनको पढ़ भी लिया, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ भी देख ली। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन जो है मैकेनिज़्म के हवाले से उसकी जितनी भी एविडेंसेस हैं या जितनी भी लॉजिक्स हैं वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो फैक्टर्स स्टडीज़ करेंगे जो SN2 रिएक्शन के रेट को जो है वो अफेक्ट करते हैं, तो उनको हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म के हवाले से जितनी भी थ्योरी है वो इन 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। चलें जी, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।